नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज शिक्षक दिवस है, आप जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महान विद्वान और कूटनीति के खास जानकार चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिक्षक एक समाज की दशा एवं दिशा तय करता है, और किसी समाज के शिक्षक ये ठान लें कि उस समाज की तस्वीर बदलनी है, उसकी तकदीर बदलनी है, तो वो काम कभी असंभव नहीं होता, बल्कि नकारात्मकता को वो सकारात्मकता में बदल देते हैं। जी हाँ, इस खास मौके पर हम एक ऐसे टीचर से हम बातचीत करेंगे, एक शिक्षक से बातचीत करेंगे जो लगातार अपनी मेहनत के बूते, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बूते समाज की तस्वीर और तकदीर बदलने में लगे हुए हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे श्री सतीश कुमार जी से। हिसार जिले के गांव सातरोड खास में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत श्री सतीश कुमार जी अपनी उपलब्धियों की वजह से, अपनी कार्यशैली की वजह से और अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति की वजह से सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, और हम सभी के लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उनके कार्य जो है हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करने से पहले उनकी उपलब्धियों की एक झलक हम देख लेते हैं, उनकी कार्यशैली की झलक एक देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को सिर्फ काम समझते हैं और इसे महज औपचारिकता समझकर निपटा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर काम को एक मिशन की तरह लेते हैं और पूरी शिद्दत से इस मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। हिसार जिले के गांव सातरोड खास के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर हिंदी प्रवक्ता काम कर रहे श्री सतीश कुमार भी इसी सोच के धनी हैं। सतीश कुमार जी मूल रूप से हिसार के गांव कंवारी के रहने वाले हैं। इनके पिताजी श्री प्रहलाद राम भी पेशे से अध्यापक रहे हैं और सतीश जी के व्यक्तित्व पर इनकी गहरी छाप है। इनका अपने पेशे के प्रति इतना लगाव है कि जिस स्कूल में वो अध्यापन के लिए जाते हैं वहाँ की तस्वीर बदल देते हैं। चाहे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता रैली निकालने की बात हो या विषय हो महाविद्यालय के सौंदर्यकरण का, हर जगह सतीश जी की सक्रिय भागीदारी रहती है। चित्रकारी और सुलेख लेखन भी इनका पसंदीदा काम है। स्कूल की तरफ से समय समय पर निकाली जाने वाली जागरूकता रैलियों में अपने हाथों से नारे लिखकर तख्ती तैयार करते हैं। दरअसल अच्छी हैंडराइटिंग इन्हें अपने पिताजी से विरासत में मिली है और अब स्कूल के बच्चों में वे इस कौशल का विकास कर रहे हैं। सतीश जी के परिवार के ज्यादातर सदस्य अध्यापन के पेशे में हैं और एक दूसरे का भरपूर सहयोग भी करते हैं। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का काफी सहयोग रहता है। सतीश जी को भी अपनी धर्मपत्नी मंजू का भरपूर साथ मिलता है और वे उन्हें अपनी सफलता में बराबर का हकदार मानते हैं। श्रीमती मंजू देवी पेशे से टीचर हैं और अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह कर रही है। सतीश जी कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और निरंतर सामाजिक उत्थान के कार्यों में लगे रहते हैं। उनकी इसी सेवा भावना की वजह से उन्हें कई मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सतीश कुमार जी एक अच्छे लेखक तो हैं ही, साथ ही गायकी से भी इनका गहरा नाता है। कविताएं, हरियाणवी रागनी और कव्वाली लिखते भी हैं और मंच पर इनकी प्रस्तुति से खूब वाहवाही भी लूटते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने में सतीश जी दिन रात एक कर देते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना और विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान पर ध्यान देना इनकी पहली प्राथमिकता रहती है। जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से, जिसे आज हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं, 2009 में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप शुरू की गई, तो मास्टर सतीश ने विद्यार्थियों को इस स्कीम के बारे में बताया और परीक्षा की तैयारी भी करवाई। यह सतीश जी की अथक मेहनत और निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि 2009 से लेकर अब तक उनके मार्गदर्शन में की गई तैयारी के परिणाम स्वरूप विभिन्न विद्यालयों के 135 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिल चुकी है। जिस भी विद्यालय में उनका तबादला होता है, वे विद्यार्थियों को मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी के लिए मोटिवेट करते हैं। वर्ष 2017 में तो उन्होंने एक शानदार रिकॉर्ड कायम किया। दरअसल उनका तबादला हुआ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खानक में, और उन्होंने ज्वाइनिंग के बाद विद्यार्थियों को नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप देने के लिए प्रेरित किया और इन पर खूब मेहनत भी की। परिणाम यह हुआ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में इस स्कॉलरशिप के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खानक से सबसे ज़्यादा 17 बच्चों का चयन हुआ। निश्चित रूप से बहुत शानदार उपलब्धि है। सतीश जी की कार्यशैली और उपलब्धियों की हर तरफ चर्चा होती है और वे हम सभी के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने हुए हैं।
शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर उन्होंने मास्कोम जंक्शन के साथ विशेष बातचीत की। आइए शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़े विभिन्न सवालों पर उनके विचार जान लेते हैं। तो नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं तो पूरे देश के शिक्षक साथियों को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। और हमारा भी सौभाग्य है सर कि आप जैसे मेहनती और कुशल नेतृत्व वाले टीचर के साथ हमारे बात करने का मौका मिल रहा है शुभ दिन पे। और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद न केवल विद्यार्थियों को बल्कि सब टीचर्स को भी कोई ना कोई नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है सर आपसे शिक्षक दिवस पे कि आप टीचर हैं, इतना लंबा आपका अनुभव है, तो शिक्षा का जीवन में क्या महत्व मानते हैं आप? डॉक्टर साहब, शिक्षा केवल मात्र किसी के रोज़गार प्राप्त करने का एक साधन नहीं है, ज़रिया नहीं है। शिक्षा एक वास्तव में क्या होता है कि इंसान को एक इंसानियत सिखाती है शिक्षा। और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हम कैसे रूबरू हों, उन कठिनाइयों से कैसे पार पाएँ, ये सब कुछ हमें शिक्षा सिखाती है। और शिक्षा इस पूरी दुनिया को एक रहने लायक जो समाज बनाने की जो प्रक्रिया है, वो शिक्षा की देन है। तो शिक्षा के बगैर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा अगर न हो तो मानव का जीवन भी पशुओं का जीवन में मानव के जीवन में कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि शिक्षा ही है वो जो उनसे अलग करती है मनुष्य को। और सभ्य समाज की तो अंदर सबसे पहली शिक्षा तो यही है कि जितने भी जो हमारी दुनिया के अंदर अलग-अलग धर्म है, वो शुरू से ही शिक्षा के साथ जुड़े हैं क्योंकि चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे गिरजाघर है, इनका काम भी पहले शिक्षा देने का ही रहा है। उनके माध्यम से भी यही संदेश देना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर आज हम देखेंगे जगह-जगह, चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध हो, चाहे इज़राइल का है, वो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा की कमी भी मानता हूँ मैं उसको। और ये सारे धर्म भी इस तरह की शिक्षा दें कि जो इंसानियत है, ये पूरी तरह बची रहे और आने वाला जो एक ऐसा युग आए कि पूरी दुनिया एक हो। ये जो बाउंड्रीज़ हैं, जो अलग-अलग देशों की, ये भी समाप्त हो जाएँ और इसको समाप्त करने का काम केवल शिक्षा कर सकती है। तो सर हमने आपकी प्रोफाइल देखी, आपके बारे में जाना, आपने अब तक जो टीचिंग का आपका अनुभव रहा है, तो आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ बदलाव लेकर के आते हैं। चाहे आप बच्चों को छात्रवृत्ति की परीक्षा दिलवाते हैं या जो स्कूल प्रांगण है उसका परिवेश आप सुधारते हैं, वहाँ पे पेंटिंग करते हैं, वहाँ पे साफ-सफाई है या सुलेख आपका जैसे बहुत अच्छा है बच्चों को वो सिखाते हैं। तो ये हमने देखा जैसे रैलियाँ निकलवाते हैं आप अलग-अलग सामाजिक मुद्दों पे। जैसे कोविड का टाइम रहा उस टाइम भी आपने लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। तो आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ आपका तबादला होता है अलग-अलग स्कूल में, तो आप कुछ बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। तो ये बदलाव लाने की जो आप मुहिम छेड़ते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखो, बदलाव प्रकृति का भी नियम है। जब हम देखते हैं कि आज हम अब दिन में बैठ कर के बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो प्रकृति भी हम हमें ये संदेश देती है कि बदलाव अनिवार्य है, मानव जीवन के लिए भी और पूरी प्रकृति के लिए। तो इसलिए मनुष्य को प्रकृति से बहुत कुछ संदेश मिलता है कि हमें न नित नए प्रयोग करने चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिलती है बच्चों से। जिस स्कूल में मैं जाता हूँ, बच्चे अपने आप ही उनसे आप सहजता से बात कीजिए, तो वो अपने आप बताएँगे कि हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं जी। और बच्चों के साथ मिल कर के, स्टाफ के साथ मिल कर के उसमें में बदलाव किया जाता है और बदलाव अकेला आदमी कभी भी नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। तो उसके लिए हमें समाज की आवश्यकता होती है, बच्चों के सहयोग की आवश्यकता होती है और जो हमारा स्टाफ जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के हमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। और जितना विद्यालय के अंदर बदलाव होगा, पॉजिटिव बदलाव होगा, वो बच्चों के हित में जाएगा। उससे बच्चे बहुत कुछ सीख पाएँगे। और विद्यालय के प्रांगण को यदि आकर्षक बना जाए, तो उससे बच्चे अट्रैक्ट होकर के स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और जो पढ़ाई का माहौल वो अच्छा होगा। गुणवत्तापरक शिक्षा देने में इस प्रकार का बदलाव बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगा कि उनको सक्षम बनाने में बढ़िया योगदान हो सकता है बदलाव का। और मैं एक थोड़ा-सा अलीका का उदाहरण देना चाहूँगा। एक बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर एक गाँव पड़ता है, वहाँ मेरी बदली हुई। शिक्षा से समाज में एक तरह का वहाँ उतना प्रभाव नहीं था और वहाँ के लोगों को लेकर के, वहाँ के शिक्षकों को लेकर के वहाँ 2 ढाई साल रहा मैं। तो आज वो देखें तो बॉर्डर के ऊपर गाँव है लेकिन वहाँ एक तरह से बदल गया। उन लोगों की एक माँग है सरकारों से जो भी आने वाले हैं कि वहाँ एक लड़कियों का कॉलेज भी बना जाए। तो ये सारा बदलाव समाज ही अपने आप एक बार उसके बीच में आप जाकर के बात करेंगे, तो समाज भी चाहता है कि बदलाव हो
और वो बदलाव सकारात्मक होना चाहिए, समाज के हित में, बच्चों के हित में होना चाहिए। तो और एक जो जैसे ये है कि आज आप देखते हैं अलग-अलग जो बड़ी-बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, तो बच्चे फर्स्ट रैंक की होड़ लगी हुई है कि मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है। पेरेंट्स भी उसपे काफ़ी दबाव डालते हैं, चाहे वो मेडिकल की परीक्षा है, इंजीनियरिंग की परीक्षा है और उसमें कई बार ना बच्चे मशीन बन जाते हैं, उन पे प्रेशर बहुत आता है। कई आप देखते हैं बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं जब उनको जो रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलता। तो ये जो होड़ लगी हुई है, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। आज आज का जो युग है, वो प्रतिस्पर्धा का युग है और उससे अभिभावक भी नहीं बच सकते। माता-पिता को बच्चे से ज़्यादा चिंता रहती है नंबरों की और वो उसके ऊपर अनावश्यक दबाव डालते हैं। वो ट्यूशन का भी है, अलग-अलग कोचिंग सेंटर में भेजने का भी है और बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी है। वो जितना कर पाता है, वो करता भी है और लेकिन ये अनावश्यक अनावश्यक दबाव है तो आजकल हम देख रहे हैं, वो कई बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर हैं, उनके अंदर भी बच्चे सुसाइड तक कर जाते हैं। उसके लिए मैं तो अभिभावकों से या माता-पिता से एक अपील करना चाहूँगा कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए और उनके ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यदि हम दबाव बढ़ाते हैं तो बच्चा जितनी उसकी कैपेसिटी है वो करता है और उसके बावजूद बच्चे के ऊपर यदि हम दबाव बढ़ाएँगे तो वो जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। उसकी परफ़ॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहेगी और बच्चे को ये देखना चाहिए कि जितना पाठ्यक्रम है, यदि वो 10th का है या प्लस 2 का है या और कोई किसी भी तरह का है, तो वो जो पाठ्यक्रम उसने अच्छी तरह से कर लिया, यही जी, काफ़ी है। उसके अलावा उसको संगीत में रुचि है, उसकी खेल में रुचि है या अभिभावकों के साथ वो कितना समय बिताना चाहता है या बाहर घूमना चाहता है। इस तरह भी अभिभावकों को उनके उनके साथ समय बिताना चाहिए। और मैं एक फिर दोबारा से अलीका की तरफ लेके चलता हूँ। हमारे पास एक एक स्टूडेंट थे कृष्ण कुमार और उन्होंने एक पेंटिंग के अंदर उनकी रुचि थी और आज वो राष्ट्रीय स्तर का जो चित्रकार है वो बन चुका है। उनके घरवालों ने उसको सपोर्ट किया। तो बच्चे की जो प्रतिभा है उसके अनुसार हमें उसकी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। और जो होड़ लगी हुई है, होड़ ये नहीं है कि 95% आने के बाद भी माँ-बाप ये सोचते हैं कि नंबर कम है। वो 100% की आशा रखते हैं बच्चे से। ये ठीक नहीं है। अच्छा मासी ये बताओ जैसे आप बहुत साल से काम कर रहे हैं, काफ़ी दशक आपको हो गए। जब आपने जॉइन किया उस वक़्त टेक्नोलॉजी तो नहीं थी टीचिंग में, लेकिन आज जो है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम आईसीटी कहते हैं, उसका युग है। तो आप क्या मानते हैं एजुकेशन के सेक्टर में इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से क्या बदलाव हुआ है, क्या आसानी हुई है और विद्यार्थी इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते मैंने जब 1994 में एक जेबीटी शिक्षक के तौर पर इस शिक्षा विभाग में ड्यूटी ज्वाइन की, तब आईसीटी को कोई जानता ही नहीं था और एक सीधा-सा क्लास में गए और जो पुराना डर है उसी के अनुसार पढ़ाना शुरू हो गए, लगातार उसी तरह से पढ़ाते रहे। लेकिन आज का युग अगर उसको देखते हैं तो बहुत कुछ बदल चुका है क्योंकि आज सरकार ने भी प्रत्येक बच्चे को 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं क्लासों को सरकार ने टैब दे रखे हैं। बच्चा अपने आप में सूचनाओं का एक अपार भंडार है बच्चे के पास और अध्यापक भी उसका बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि सभी क्लासों के अंदर आजकल एक स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया है और उसके अंदर यदि हम मैं मेरे इतिहास विषय की बात करूँ, तो मुझे इब्न बतूता या बर्नियर को या मुझे फाहियान या हुनसांग को पढ़ाना है, तो मैं बिल्कुल उसका जो रूट है वो कहाँ से होकर के कहाँ-कहाँ से आए, उसके बीच में यात्राओं में उसको किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा, वो सारी चीज़ें मैं बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर दिखा कर के उसको अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ। और पहले उन चीज़ों को समझाने में थोड़ा-सा कठिनाई आती हैं? थी। तो आजकल आईसीटी के युग में पढ़ाना बिल्कुल आसान भी हो गया है और अध्यापक के लिए चुनौती भी है, क्योंकि बच्चे के पास सारी जानकारी है और यदि अध्यापक उसको गलत सूचना देता है, तो बच्चा उसको तुरंत देख भी सकता है। तो इसलिए पूरी हाँ, तैयारी के साथ भी जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मासी जैसे आजकल बच्चे जो है किताबों से थोड़ा दूर हो गए हैं। ज़्यादा समय फ़ोन पे बिताते हैं। अपने वक़्त पे क्या होता था ट्रेन में हम सफ़र कर रहे होते थे, बस में सफ़र कर रहे होते थे, तो अक्सर दिख जाते थे लोग किताबें पढ़ते हुए। अब बच्चे किताबों से थोड़ा दूर हो गए हैं। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे वो किताबें पढ़ें? और आप जो है किताबों का क्या महत्व हमारे जीवन में मानते हैं? आज कल जो सोशल मीडिया का युग है, इसमें किताबों से बच्चे-बच्चे नहीं, सभी लगभग दूर हटते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत समय होता है तो वो इसके ऊपर बिता लेते हैं।
लेकिन किताबें हैं वो अथाह ज्ञान का भंडार हैं। और किताबें आदमी के अंदर सृजनात्मक जो लेखन का काम है, वो सृजनात्मकता है, वो केवल किताबों से आती है। और बच्चों को उसकी तरफ रुझान पैदा करने के लिए छोटी-छोटी कहानियों की किताबें हैं, छोटी-छोटी कविताएँ हैं, या बच्चों के अंदर लिखने के लिए हम कोई एक दिन फिक्स कर लें सप्ताह के अंदर, उनको लिखने के लिए कुछ दें, कुछ कविताएँ हैं, कुछ कहानियाँ हैं। तो इस तरह से उनके अंदर दोबारा से रुचि पैदा करके हम इसकी तरफ रुझान पैदा कर सकते हैं। किताबों का कोई विकल्प नहीं है। किताब अपने आप में ज्ञान का भंडार है। और आपके फोटोग्राफ्स में देख रहा था सर, आप गायन भी करते हैं, तो स्टेज परफॉर्मेंस आप दे रहे थे, और आप लिखते भी हैं, रागनी वगैरह लिखते हैं, आप साहित्य भी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, और नारे भी, इवन आपके स्लोगन राइटिंग है, रैली वगैरह में खुद अपने आप लिखते हैं। तो जो आपका लेखन का हुनर और जो स्टेज स्टेज की जो परफॉर्मेंस है, ये आपको कहाँ से आपने सीखा, और इसमें कैसे आपका रुझान बना? 1997 में मेरी बदली खाननक हो गई और वहाँ पर एक भगवान दास जी मास्टर जी थे, और वो बहुत ही बढ़िया कलाकार अपने आप में। और उन्होंने एक 15 अगस्त की तैयारी करवा रहे थे और मैं साथ में बैठा कि उनके साथ में गीत गुनगुना। तो उन्होंने कहा, सतीश कुमार आप गा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी लिखी हुई एक रागनी दी और मैंने पहली बार वहाँ से गाई। और उस समय मेरी उम्र भी 25-26 साल हो चुकी थी, और पहली बार, उससे पहले मैं कभी स्टेज पे नहीं गाया था। और उसके बाद मेरे अंदर एक तरह की रुचि बन गई, लगन बन गई, फिर मैंने लिखना भी शुरू किया। और मैंने काफ़ी रागनियाँ लिखी भी हैं, अच्छी रागनियाँ, कव्वाली भी लिखी हैं, 1-2 नाटक भी लिखे हैं। तो ये खाननक स्कूल में भगवान दास मास्टर जी, मैं उनको आज एक तरह से वो इस संसार में नहीं है, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरफ मेरा रुझान पैदा किया। तो आपने जो इतने अच्छे काम आप कर रहे हैं मास्टर जी, तो परिवार का कितना सहयोग आपको मिलता है? और आप बाकी लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो परिवार को उसमें क्या करना चाहिए साथ में? लीक से हटकर यदि हम कोई भी काम करते हैं तो ये उसमें परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। यदि परिवार सहयोग नहीं करेगा तो हम उस तरह का उसके परिणाम नहीं निकाल सकते जो निकालने चाहिए। तो परिवार का भरपूर सहयोग मिलता है, और इसका एक ही कारण है कि पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जो अ, जीवन संगिनी है मंजू, वो भी इसी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, मिडिल हेड के पद पर। हिसार से थोड़ी दूर गाँव पड़ता है मीर का उससे। और बेटा है वो भी थिएटर में काम कर रहा है, दूसरा बेटा पढ़ रहा है। और एक बेटे की शादी कर दी, पुत्रवधू वो भी अब एमए कर रही है। तो सारा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और उससे पहले भी सिस्टर है या अपने भाई है, सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। और इस तरह से मैं अच्छे तरीके से काम कर पा रहा हूँ इसमें। मतलब जो माहौल आपको मिला या टीचिंग में जाने की प्रेरणा मिली, कहीं न कहीं परिवार से ही मिली, और आपके पिताजी भी, जैसा मुझे पता लगा, वो भी एक बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। और ख़ासकर उनकी हेडलाइन बड़ी बड़ी अच्छी रही, उनकी जो हैंडराइटिंग है, और आपके भी हैंडराइटिंग में नमूने देखे तो उसमें वो झलक है। तो हैंडराइटिंग पे आप कैसे ख़ास आपने काम किया, या आपको ये गॉड गिफ्टेड है, या हेरिडिटी फैक्टर है? हैंडराइटिंग मैं जब तीसरी क्लास में था तो पिताजी इस दुनिया से चल बसे। तो मुझे पूरी तरह ये याद नहीं कि ये उन्होंने सिखाया या, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कंवारी में आ गया तो तीसरी क्लास में यहाँ एक मास्टर जी होते थे सुदर्शन जी। वो दिन में हाँ 3 जी। बार तख्ती लिखवाते थे, कलम बना करके। और उन्होंने लिखाई सुधारने का काम बहुत बढ़िया तरीके से, उन्होंने एक पूरी क्लास की लिखाई अच्छी की। और फिर मैंने इस काम को जारी रखा, और मैं जहाँ जिस स्कूल में जाता हूँ, जो मैं जानता हूँ, वो बच्चों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। और कोई बच्चा ये कह दे भाई मेरी लिखाई नहीं सुधर सकती, मैं 1 महीने में गारंटी के साथ किसी भी बच्चे की लिखाई सुधार सकता हूँ। और वो बच्चे के साथ मिल करके, साथ में बैठ करके और थोड़ा-थोड़ा काम करके, वो 1 महीने का काम है। लिखाई कितनी भी गंदी लिखाई हो, वो बहुत ही बढ़िया एक पेंटर की तरह लिखाई हो सकती है। तो बस ये बच्चों की बात हुई। अब क्योंकि आप टीचर हैं, और हम सब, मैं भी खुद टीचिंग में हूँ, कॉलेज में टीच करता हूँ। तो जो टीचिंग कम्युनिटी है, जो शिक्षक हैं, उनको आप इस खास मौके पर क्या मैसेज देना चाहोगे कि हमें टीचिंग किस तरह से करनी चाहिए, और एज ए टीचर हमारी क्या ड्यूटी सोसाइटी में बनती है, या समाज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हमारी जो कक्षा होती है उसके अंदर हर तरह के बच्चे होते हैं, अमीर भी, गरीब भी, हर धर्म और संप्रदाय के बच्चे आते हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पूरी तरह से बच्चों के साथ अपने शिक्षण कार्य के अंदर पूरा जो जितना हम जानते हैं पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। और कई बार हम पढ़ाते वक़्त हमें ये भी पहचान हो जाती है कि कई बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जिन
का पूरी तरह से एक तरह से संसाधनहीन कह सकते हैं। वैसे बच्चों की हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि हम एक तरह से सरकार हमें थोड़ा-सा अच्छा वेतन देती है, तो इस तरह का प्रयोग हमने किया है और बच्चे काफ़ी आगे तक निकल गए। और इस तरह के हम ग्रुप भी बना सकते हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर टीचर मिल कर के, कुछ ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनका हमें सहयोग करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमें एक्स्ट्रा जो क्लासेस जो होती है, जो बच्चे स्लो लर्नर है, कम सीख हाँ जी, पाते हैं, उनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट मैं खुद भी करता हूँ और मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, 9वीं 10वीं में, तो गाँव के अंदर जो हमारे टीचर थे, वो हम एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाते थे। मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा भरत सिंह जाखड़ जी का, जो सम्मानित टीचर हैं हमारे गाँव के, और मोहन राम जाखड़ जी हैं, और एक शास्त्री जी होते थे उस समय, कृष्ण लाल शास्त्री जी, जो भिवानी से आते थे। वो पूरी किताब उनको याद थी संस्कृत की। वो ये कहते थे पेज नंबर 23 खोल लो भई, और वहाँ से पढ़ना शुरू हो जाते थे। तो इस तरह के अध्यापकों से हम पढ़े हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनके मुकाबले हम तो बहुत कम कर पा रहे हैं। तो जितना बनता है हम सोसाइटी को दोबारा उसको लौटा करके कुछ दे पाएँ। हमारे अध्यापकों ने हमारे ऊपर जो ऋण सौंपा है उसको कुछ उतार पाएँ। तो हमें अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना भी चाहिए। जब तक मैं गाँव में था तो मैं अतिरिक्त समय निकाल कर के संडे को या छुट्टी के दिन में बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे स्कूल में जाता था। और ये लगातार मैंने कई सालों तक किया है ये काम। यस। तो एक शिक्षक जो है इस तरह से समाज की दिशा बदल सकता है, राष्ट्र निर्माण में और बच्चों को एक अच्छा सिटीज़न बनाने में, अच्छा इंसान बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो मासी आपने शिक्षक दिवस के खास मौके पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हमारे दर्शकों को भी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अलग-अलग जगह आपने काम किया है, वो जानने का मौका मिला। और उम्मीद करते हैं कि आपसे बच्चे और विद्यार्थी सब प्रेरणा लेंगे और वो भी नेकी की राह पर आगे बढ़ेंगे और इस देश को, दुनिया को एक अच्छी राह दिखाएँगे। मास्टर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें शिक्षक दिवस पे और आपको पुनः शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपका।